क्यों? बस आज जब मैं सुबह सुबह पढ़ रहा था कि आप अक्सर कहती हैं कि मैं क्रिकेट के हवाले से खबर देता हूँ, हाँ। और क्रिकेट के हवाले से अक्सर मैं अच्छी खबर भी देता हूँ और कभी कभार पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चढ़ाई भी करता हूँ। लेकिन आज मेरे पास खबर ये है कि आप भी चाहती होंगी, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि वो दुबई जाएं और इंडिया पाकिस्तान की गेम देखें। अच्छा। लेकिन इंडिया पाकिस्तान की गेम देखने के लिए पाकिस्तानियों के लिए दुबई वालों ने वीजा पॉलिसी को सख्त कर दिया है। अब आप दुबई में अगर जाना चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान की गेम देखना चाहते हैं, तो अपने प्रीवियस तमाम तर विजिट्स, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री, उसके अलावा अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको क्रिस्टल क्लियर रखने पड़ेंगे, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्रिस्टल क्लियर रखना पड़ेगा, किस होटल में आपका स्टे है वो भी आपको क्रिस्टल क्लियर रखना पड़ेगा। इससे पहले होता ये था कि आप सीधा आज से अगर 3-4 साल पुरानी बात करें तो दुबई का वीज़ा लेते थे, दुबई में एंटर होते थे, किसी कज़न की तरफ चले जाते थे, किसी दोस्त की तरफ चले जाते थे। लेकिन इस दफ़ा अगर आप इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको दुबई का वीज़ा नहीं मिलेगा और आप इंडिया पाकिस्तान की गेम से महरूम हो सकते हैं। लेकिन हसन, आपको याद होगा हम पिछले दिनों ही बात कर रहे थे इस स्टोरी के हवाले से कि जब बहुत से लोगों को, पाकिस्तानियों को निकाल दिया गया बहुत सी कंट्रीज ने, तो पाकिस्तानियों ने खुद ही तो अपने लिए ये कारनामा किया है। देखिए, इससे पहले मुझे याद है जब मैं दुबई होता था, आज से 6-7 साल पुरानी बात है, उस वक्त यही हालात बांग्लादेश के साथ होते थे, क्योंकि जब जहां पे भी जाते थे वो वहां पे छोटे छोटे काम करते थे और ऑफ द बुक्स काम करते थे। इस वजह से उनके वीजाज के हवाले से रिस्ट्रिक्शंस हो गई थी। बैगिंग करते हैं कि इनका वीजा खत्म हो जाता है। लेकिन खैर ये बुरी खबर थी जो आपको हसनैन ने दी। हसनैन, आपने बुरी खबर दी है, मेरे पास भी एक बुरी खबर है। ये क्या मसला है? आप मुकाबले करना स्टार्ट हो जाती है। जब मैं अच्छी खबर देता हूं आप अच्छी खबर देती हैं, जब मैं बुरी खबर देता हूं मैं आपके साथ जो इत्तेफाक नहीं करती। ये मुकाबला नहीं है, ये मैं आपको कहूं तो ये आप साथ चलना पड़ता है, साथ चलना पड़ता है, हम मांगी है हम दोनों की। एग्जैक्टली। तो बुरी खबर कुछ ये है कि कल हमने जैसे बात की थी ना कि पेट्रोल की कीमतें जो है वो रात 12 बजे से बढ़ जाएंगी। खबर तो हमने दी थी, अच्छी पक्की हमने पक्की दी थी, अच्छी नहीं थी। तो अब जी वाकई पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं और अब 3 रुपये 45 पैसे जो है वो महंगा कर दिया गया है पेट्रोल, और डीजल जो है वो 2 रुपये 63 पैसे महंगा कर दिया। और नई जो पेट्रोल की कीमत है वो अब 256.13 पैसे हो गई है। तो ये बम गिर गया है लोगों पर, बम गिर गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बम जब गिरता है तो वो 3 रुपये गिरता है, जब कम होता है तो 30 पैसे कम होता है। तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा, ठीक है आप बढ़ाइए, आलमी मार्केट में थोड़ी सी भी प्राइस फ्लक्चुएट होती हैं, आप उसको बढ़ा देते हैं, लेकिन जब प्राइस नीचे आए तो आप उसको प्राइस से उसी तरह से कम भी करें। जब 3 रुपए बढ़ती है 15 तो 5 रुपए या 2 रुपए कम भी होनी चाहिए। ये नहीं कि कम 20 पैसे हो, बड़े 5 रुपए, दैट्स नॉट फेयर। ऐसे ही है जी। अब सोशल स्टोरीज की तरफ बढ़े। जी बिल्कुल। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर टूरिज्म पुलिस को मुस्तकिल करने का फैसला कर लिया गया है। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक बड़ा इकदाम उठाते हुए टूरिज्म पुलिस का मुस्तकिल करने का फैसला किया है। और इस फैसले के तहत अब होगा कुछ ये कि एहलकारों की तनख्वाहें 36,000 से बढ़कर 45,000 रुपये हो जाएंगी। और वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में 4 नए सियाहती मकामात को बजट में शामिल करने की भी हिदायत की गई है। गुज़श्ता सीजन में 1.5 करोड़ मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने खैबर पख्तूनख्वा का रुख किया था, जिससे ये साबित होता है कि शुबा मस्जिद के लिए इंतहाई अहम है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा फॉरम की आउटसोर्सिंग और इन्वेस्टमेंट जो कंपनियां हैं, जो कमेटियां हैं, उनके क़याम का भी फैसला किया गया है ताकि मजीद सरमायाकारी और रोजगार के मौके पैदा किए जा सके। अब मैं यही कहूँगी कि KPK गवर्नमेंट हैज़ शिफ्टेड हिज फोकस टुवर्ड्स वेलफेयर प्रोग्राम्स, है ना। एग्जैक्टली। और मैं समझता हूँ कि जब भी मुझे KPK जाने का इत्तेफाक हुआ, क्योंकि KPK मरी से भी करीब है, कागान नारायण भी KPK में आता है, सारे ये इलाके KPK में आते हैं। वहाँ की पुलिस बहुत ही अच्छी है, एक तो कोऑपरेटिव है और इसी वजह से अच्छी है कि वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ लिंक्ड है। उनको पता है कि टूरिस्ट को किस तरह से वेलकम करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर पंजाब की बात करें तो वहाँ की पुलिस इस तरह ख्याल नहीं रखती। लेकिन पुलिस को तो आपने मुस्तकिल कर दिया, लेकिन जो आपका रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आप जितने भी अच्छे एरियाज़ की बात करें KPK में, वहाँ पे रोड स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। सो अगर वो भी अच्छा हो जाएगा, पुलिस आपकी वैसे भी अच्छी है, तो आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट जो है ना, KPK गवर्नमेंट, वो थोड़ा सा जलसे और धरनों से जब हटी है तो उनका थोड़ा सा फोकस गया ना। अब उनको पता चल रहा है कि कौन कौन से मंसूबे शुरू करने हैं। जैसे कल मैं देख रही थी कि जो अली अमीन गंडापुर साहब है, उन्होंने एक नौजवानों के हवाले से भी एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें नौजवानों को बाइख्तियार बनाया जाएगा, उनको बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। फिर और भी बहुत से कह रहे थे कि 3 और नए प्रोजेक्ट्स भी शामिल किए जाएंगे। तो ये डिफरेंट सेक्टर्स में जो है वो कर रहे हैं काम। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप बड़ी शरारत करने के साथ साथ आपने अच्छी बातें बता दी कि शुक्र है ये धरने नहीं कर रहे, अवाम की फलाह बहबूद पे काम कर रहे हैं। ऐसे करना चाहिए, कम से कम KP गवर्नमेंट को ऐसे करना चाहिए। बाकी अगर उनके कोई सियासी रहनुमाई वो धरने भी करें, तमाम तर चीजें करें। अच्छा, आपने फिर मैंने बुरी खबर बताई थी, उन्होंने भी बुरी खबर बताई थी। आप अगर KP की खबर बताती है तो मैं पंजाब की खबर बताऊंगा। ठीक है, कोई मसला
नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप जा सकते हैं। पंजाब में वो कौन कौन से शहर हैं जहां पे फ्री वाईफाई सर्विस का दायराकार वसी किया गया? अच्छा। पंजाब के 11 अजला में चीफ मिनिस्टर फ्री वाईफाई सर्विस का दायराकार वसी कर दिया गया है, जिसमें लाहौर के 200 से जायद मकामात शामिल हैं। ये सर्विस कसूर, सियालकोट, गुजरात, मरी और दीगर शहरों में भी फाल कर दी गई है, और जिससे शहरियों को इंटरनेट तक मुफ्त रसाई हासिल हो सकेगी। और मैं आपको बताता चलूं, फिगर बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अब तक 13 मिलियन से जायद सारिफीन इस सर्विस से फायदा उठा चुके हैं, जो कि डिजिटल पंजाब के ख्वाब को हकीकत में बदलने की जानिब एक बड़ा कदम है। ये तो खबर थी, अब इस खबर को इलैबोरेट भी हम कर सकते हैं। डिजिटल पंजाब की बात होती है, डिजिटल पाकिस्तान की बात होती है, सब कुछ होता है, लेकिन नेटवर्क उस तरह से चलता नहीं है, फोन कॉल्स उस तरह से कनेक्ट नहीं होती, व्हाट्सएप उस तरह से चलता नहीं है, फेसबुक उस तरह से चलता नहीं है। तो आप अगर फ्री वाईफाई दे रहे हैं तो कम से कम वहां पे जो आपने कदगनें लगाई हुई हैं, क्योंकि नून लीग की गवर्नमेंट है, उन्हीं से गिला बनता है, तो वहां पे भी आपको कदगन दूर करनी पड़ेगी। क्योंकि फ्री वाईफाई तो मिल गया, लेकिन अगर वो चले ही ना तो फिर फायदा क्या? और दूसरी बात ये भी है कि अब मरियम नवाज साहिबा जो हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम भी कर रही हैं। आपको पता है कल भी हमने शेयर किया था, इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो भी मंगवा ली गई हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स, लैपटॉप की स्कीम भी है, वो भी स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है। वाईफाई के हवाले से पहले बातें की जा रही थी, लेकिन अब बाकायदा तौर पर उसको लॉन्च भी कर दिया गया है। तो ये बड़े बड़े स्टेप्स तो लिए जा रहे हैं। चले देखा देखी है, हसनैन खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, दोनों एक दूसरे को देखा देखी करें, कम से कम आवाम की भलाई तो हो रही है। इवन मैं और आप भी सोच रहे हैं कि हमें वापस एमएस में एडमिशन लेना चाहिए ताकि हम भी लैपटॉप ले लें। हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो ओवरऑल अगर देखें तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जो स्टेप्स लिए गए थे, मंसूबे, वो हमने आपके साथ शेयर किए, तो अच्छे काम है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको लिए चलते हैं सऊदीया, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है मरियम सालेह ने। ये तारीखी कारनामा है और सऊदी अरब की ये माया नाज तैराक हैं मरियम सालेह, जिनका ये कारनामा है, और इन्होंने अल खबर से बहरीन तक तैराकी का मुनफरिद रिकॉर्ड भी कायम किया है। उन्होंने सऊदीया टू बहरीन है, अल खबर सऊदीया में है और बहरीन एक अलग मुल्क है। अच्छा, वहां से वहां तक उन्होंने इतना लंबा सफर किया है। हाउ डिफिकल्ट इट मस्ट हैव बीन, क्योंकि उन्होंने खलीज अरब के 31.5 किलोमीटर का फासला 11 घंटे 25 मिनट में तय किया, जो खालिद बिन हम स्विमिंग चैलेंज का हिस्सा था। और मरियम सालेह की इस शानदार कारकर्दगी को बहरीन के सलमान पोर्ट पर शाही इस्तकबालिया में भी सराहा गया है। और ये पहली मर्तबा नहीं है कि मरियम ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया, बल्कि इससे पहले भी वो 2016 में इंग्लिश चैनल पर तैरने वाली पहली खलीजी खातून बनने का एजाज भी हासिल कर चुकी हैं, और उन्होंने कई दीगर आलमी रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए हैं। इसने क्या बात है मरियम, आपको मुबारकबाद हो। जिस तरह से खवातीन के हवाले से हमें खबरें मिलती हैं सऊदीया से, तो मुझे लगता है कि सऊदीया की खवातीन मेरे ख्याल ये तमाम तर ट्रेनिंग्स कर रही थी, क्योंकि इससे पहले उन पे बड़ी पाबंदियां थी, वो गाड़ी नहीं चला सकती थी, वो किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, किसी खिलाड़ी की अगर बात करें तो वो खेल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। लेकिन अब हम सऊदीया के हवाले से सुन रहे हैं, वहाँ पे ड्राइवर्स, खवातीन ड्राइवर्स बहुत ही अच्छी ड्राइविंग करते हुए नजर आती हैं, डिफरेंट रेस में और डिफरेंट वो जो रैलीज होती हैं वहाँ पे शिरकत करते हुए। और अब मरियम की जो आपने खबर बताई, ये भी बड़ी हौसला अफजा है कि अभी उनको मॉडर्नाइजेशन की तरफ कहा जाए या फिर खवातीन के लिए आसानियां पैदा करने की तरफ इसको कहा जाए। अभी 5 से 6 साल नहीं हुए, लेकिन 6 साल में इस तरह की खबरें आना, इट्स क्वाइट अमेजिंग फॉर दी वुमेन एम्पावरमेंट इन सऊदीया, और दैट इज वेरी गुड। अब आगे बढ़ते, आपने सऊदीया की बात की तो मैं थोड़ा सा आपको दुनिया का चक्कर लगाता हूँ। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक, उसकी एक बड़ी पेशरफ्त है। उनकी कंपनी न्यूरालिंक ने दावा किया है कि उन्होंने इंसानी दिमाग में अपने तीसरे नंबर की चिप कामयाबी से नस्ब कर दी है। अच्छा। अब आपके दिमाग में चिप भी लग सकती है। और इससे होगा क्या? इससे होगा बहुत ही ज्यादा फायदे वाली चिप है। ये चिप उन अफराद के लिए उम्मीद की किरण है जो फालिज या फिर दीगर जिस्मानी माजूरी का शिकार हैं। अच्छा। क्योंकि ये उन्हें उनके जो सिर्फ रोजमर्रा के काम नहीं बल्कि और भी कामों में मदद फराम करेगी, बल्कि कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस को मैथ सोच से कंट्रोल करने की भी सलाहियत रखती है। मतलब कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस हैं, लेकिन आप जो सोच रहे हैं ये चिप उसको उसी तरह से कंट्रोल करेगी। एलन मस्क ने ये ऐलान किया कि आइंदा साल 30 मजीद अफराद के दिमाग में ये चिप नस्ब की जाएगी, और इस टेक्नोलॉजी को मजीद अपग्रेड करने पर भी काम जारी है ताकि इसकी अफादियत और मुद्दत कार में भी इजाफा किया जा सके। अच्छा, मतलब अब एलन मस्क ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने सक्सेसफुली इम्प्लांट कर दिया है इस चिप को 3 बंदों के दिमाग में। और ये उनके लिए मददगार होगी, जो लोग जिनको फॉलेज का अटैक हो जाता है या फिर उनका हैंडीकैप जो लोग हो जाते हैं, सही से काम नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए जब ये चिप होगी तो ये चिप उनकी मदद करेगी कि आप जिस तरह से आपका जो दिमाग सोच रहा है वो आपकी हरकतें भी हो जाएंगी उस चिप के जरिए। लेकिन क्या इसके अब साइड इफेक्ट्स होंगे या फिर नहीं होंगे, ये भी एक सवाल है। वो इसी वजह से उन्होंने आखिर में ये
भी इलेबोरेट किया ना कि हम इस पे मजीद काम कर रहे हैं, शायद उसकी मुद्दत अभी काफी ज्यादा कम थी, उसकी मुद्दत को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। उसमें जितने भी बग्स आते हैं, अब है तो वो चिप ही ना, कोई इंसान की कोई और रिप्लेसमेंट तो हो नहीं सकती जो अल्लाह की बनाई हुई चीज है। तो उसमें जितने भी बग्स हैं उसके ऊपर काम होगा और डेफिनेटली उसको प्योरीफाई करके ये मार्केट में लॉन्च करेंगे। आगे क्या होता है, चले खैर लेट्स सी, देखते हैं कि वैसे काम तो अच्छा है उन लोगों के लिए जो लोग माजूर हैं, लेकिन इसके फिर इफेक्ट्स क्या होंगे, इसके ऊपर भी काम जारी है। आगे बढ़ते हैं और खबर दें आपको, बहुत ही हैरान कुन खबर है क्योंकि मार्बर्ग वायरस का मुश्तबा फैलाव इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। आलमी इदारा सेहत ने तंजानिया के शुमाल मगरबी इलाके में मार्बर्ग वायरस के मुमकिना फैलाव की इत्तला दी है, जिससे अब तक 9 अफराद मुतासर हो चुके हैं। और ये वायरस कैसे फैलता है और उसमें होता क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। इनमें सबसे पहले जो 9 अफराद थे उनमें ये तस्दीक की गई थी कि शायद इनको ये वायरस है, लेकिन उनमें से 8 जो लोग हैं वो इस वक्त हलाक हो चुके हैं। और ये वायरस जो है फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, ऐसी फैमिली से जो अब्यूला जो कि मतलब बीमारियों से जिनका ताल्लुक होता है, एग्जैक्टली खून की कै हो जाए, इस तरह की बीमारी, एग्जैक्टली और खून की कै और दीगर खतरनाक जो अलामात के साथ जाहिर होता है, आपको वॉमिटिंग हो रही है, सर में दर्द है, बॉडी पेन है, ये अलामात हैं इसकी। और आलमी इदारा सेहत इस वबा पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दामात भी कर रहा है और मुतासर अफराद के राब्ते में आने वाले तमाम अफराद की निगरानी भी की जा रही है और ये अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि इस हवाले से अब थोड़ा सा इक़दामात कर लिए जाएं। ऐसे है वायरसेस के हवाले से हम बात करते हैं अपने प्रोग्राम में, और वायरसेस दुनिया में बहुत ही तेजी से फैल रहे हैं। डॉक्टर्स भी ले आते हैं, उसका इलाज भी ले आते हैं, आपको क्योर भी बताते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में ये तेजी से फैल रहे हैं। स्पेशली अगर चीन की बात की जाए तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े ज्यादा खाए जाते हैं, तो वायरस भी उसी रफ्तार से निकलते हैं। अब तंजानिया से गजल ने आपको बताया, लेकिन अल्लाह करे कि इस तरह के वायरसेस से पाकिस्तान बचा रहे। ऑलरेडी जो पोलियो के हालात हैं पाकिस्तान में वो ठीक नहीं है। कोविड में पाकिस्तान का आप कह सकते हैं कि खुशकिस्मती से उतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा अगर वायरसेस आ जाएंगे तो डेफिनेटली नुकसान इस वजह से भी होगा कि अब हमारा क्लाइमेट चेंज हो चुका है। वी आर सिटिंग इन द मिड ऑफ जनवरी, एक नया वायरस देख रहे हैं ना, वी आर सिटिंग इन द मिड ऑफ जनवरी और अभी तक हमने बारिश नहीं देखी, बर्फबारी नहीं देखी, शहर इक़्तिदार में भी और मरी और मज़ाफ़ात में भी। तो ये पाकिस्तान के लिए भी खतरनाक, जिससे आप छोटे मोटे वायरस तो देख ही रहे हैं, ये जो बीमारियां हैं जुकाम की, खुश सर्दी की वजह से हमारी सर में दर्द, बॉडी पेन, नमूनिया, तो ये छोटे छोटे वायरल ही हैं। तो इस तरह के वायरस हर साल हम देख रहे हैं जो बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आगे बढ़ते हुए एक मेरे पास बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छा, अब आज हम चाह रहे थे कि प्रोग्राम का आगाज बुरी खबरों से किया, तो एक अच्छी खबर के साथ इसका इख्तिताम भी कर दें आज की सोशल स्टोरीज का। नाबीना अफराद के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि एआई जब से आई है ना, वो किसी ना किसी को हेल्प आउट कर रही है। तो जदीद तरीन एआई से लैस एनक बना ली गई है, मतलब जिसको चश्मा कह सकते हैं आप, गूगल्स कह सकते हैं, और एनकों से बसारत से महरूम अफराद के लिए ज़िंदगी इसकी बदल देगी और बदल देने का हल फराम करेगी। अच्छा। ये चश्मे जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए लोगों को और उनके इर्द गिर्द के माहौल को पहचानेंगे और उन्हें ऑडियो के ज़रिए तफसील फराम करते हुए उनको असिस्ट करेंगे, जिससे नाबीना अफराद अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ ज्यादा आजादाना इंजाम दे सकते हैं। ये तो अब एआई ने काम आसान कर दिया, लेकिन हसनैन आपको याद होगा आपसे कुछ दिन पहले हमारे पास एक यहाँ पे बैठी हाँ जी एग्जैक्टली एक वो मोबाइल से भी एआई ही यूज कर रही थी। मैं उनको नहीं कहूंगी, वो सीएसएस की टीचर थी जो बहुत काम कर रही थी और वो नाबीना थी, और उन्होंने भी हमें यही बात बताई थी कि एप्स बाकायदा मौजूद हैं जिन एप्स के जरिए हम हर चीज को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, लेकिन अब एआई है कि अब आपको उनकी एप्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपके पास गूगल्स होंगी और आप हर चीज को जो है वो देख लेंगे, है ना। कैसी लड़की की बात करेंगे जो बहुत ही बासलाहियत है, जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को हैरान किया। अपर से ताल्लुक़ रखने वाली शुमाइला, जिन्होंने कभी बाकायदा तालीम हासिल नहीं की, लेकिन 6 मुख्तलिफ ज़बानों में रवानी से बात करती हैं, और उनकी कहानी उनके वालिद के मेहनत और अपनी लगन के अक्कास है। सोशल मीडिया पर इनकी वीडियोस ने लाखों लोगों के दिल जीत लिए। Exactly. और आज हमारे साथ कौन मौजूद? जी हाँ, हमारे साथ यही दोनों मौजूद होंगे। शुमाइला जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी हैं, और उनके वालिद यूसुफ अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम टू सुबह की सोच। पहले मैं नहीं, एक मिनट, इससे पहले कि हम शुमाइला की तरफ जाएं या फिर यूसुफ साहब की तरफ जाएं, मैं चाहता हूँ पहले उनको सुनवाएं जिन लोगों को अभी शायद एग्जैक्टली जिन लोगों को नहीं पता कि उनका एक्चुअली काम क्या है, कारनामा क्या है, पहले सुन लेते हैं। जी। Languages, and I don't go to school, and my father teaching me in the home. Okay. So what are you selling? I'm selling peanuts, sunflower seeds, and more something. You wanna buy? Yes, I'll buy. And how many languages can you speak? 6 languages of Urdu, Okay. English, Saraiki, Punjabi, Pashto, Chatrali. So thank you so much. Tell me your name again. Shumaila. Shamaila. Speak 6 languages, and
जी वाह, जबरदस्त 6 जबानें शुमाइला जो है देखिए, बात कर उन्होंने सकती हैं। कौन सी जुबान बोली? सराइकी, उर्दू, इंग्लिश, सराइकी, पंजाबी, चित्राली और पश्तो। पश्तो, अब यही 6 exactly. जुबानें उनको अपने बिजनेस के लिए काम आ रही हैं। एग्जैक्टली अगर कहीं फ्रांस वाला बंदा आ गया, जर्मन आ गया, तो वो भी सीख लेंगे मुझे लगता है। और वो स्कूल भी नहीं गई स्कूल एक भी दिन, नहीं गई। है ना। चलिए उन्हीं से बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप दोनों को खुश आमदीद, शुमाइला आपको भी और शाह साहब आपको भी। शुमाइला, सबसे पहले तो आपसे ही बात करेंगे। ये बताएं कि कैसी हैं आप और किस तरह से आपने ये सीखा अपने वालिद से? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ। मैंने अपने वालिद से ये रोज मुझे घर में ये जब चैनल से आती हूँ घर, तो पापा नहीं है ना मुझे फोन पकड़ाते हैं, उनमें से वो जो फ्रूट्स की स्पेलिंग होती है वो सब मुझे सिखाते हैं, तो इस तरह मैंने सीखा है। जबरदस्त। अच्छा। इस तरह से आपने सीखा है और आप स्कूल भी नहीं गई, तो ये सीखने का अमल कितना लंबा था या फिर जल्दी सीखे आप? जल्दी। अच्छा, कितना जल्दी? शुमाइला, 1 मंथ। 1 मंथ में अच्छा, 6 in one जुबानें month, सीख ली आपने? क्या बात है यार। अच्छा शुमाइला, कुछ आप हमें इन 6 जबानों में थोड़ा सा बताएंगी कि किस तरह से आप कोई चीज़ सेल करती हैं? लाइक अगर आपके पास कुछ भी प्रोडक्ट्स हैं, एक बिस्किट है, तो आप उसको किस तरह से सेल करेंगी? इन 6 जबानों में बताएं, 1 by 1। वो क्या है ना, जब पंजाबी लोग आते हैं उनसे पंजाबी में बात करके वो ले लेते हैं, और जो अंग्रेज होते हैं उनसे इंग्लिश जो में। मैंने बोला था। जो सराइकी वाले होते हैं जिनकी बात करते हैं उनमें से सराइकी, और जो चतराली होते हैं उनमें से चतराली बकाया। पश्तो में मैं, और पश्तो उर्दू में मैं और लोगों से बात करती हूँ। अच्छा, मैं इससे पहले ये सारी चीज़ें आपसे सुनना चाहूँगा, लेकिन यूसुफ साहब की जानिब जाऊँगा। यूसुफ साहब, आपने बड़ा कमाल किया माशाल्लाह से। इसके अलावा कितने बच्चे हैं? और शुमाइला तो वायरल हो चुकी हैं, और ये वाकई इन्होंने सब कुछ 1 महीने में सीखा? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया आपने वो किया। सर बात यह है कि 1 महीना तो ये इमेच्योर थोड़ी सी हुआ है, तो ये प्रोसेस जो है ना इसका 9 महीने से जारी है। ये मैंने अप्रैल 2024 में ये प्रोसेस शुरू किया था इनका, क्योंकि ये जो टनल है, ये जो लोहारी टनल है, इससे पूरी दुनिया के लोग गुजरते हैं। और मैं डिफेंस फोर्सेस में रहा हूँ, तो मुझे 14 जुबानें आती हैं, तो इस हिसाब से थोड़ा सा मतलब है कि सेल आउट करने में थोड़ा बहुत मसला आता था। तो इनको ये इंटरनेट के जरिए मतलब है कि 5-6 जुबानों में, 7 जुबानों में सिखाता रहा कि ये इस तरह आपने बोलना है, या रशियन लैंग्वेज में आप कहेंगे जी स्पसिबा स्पसिबेती खोचवस प्रसिक वगैरह, इस तरह करके। फिर मतलब है कि इंग्लिश में किस तरह बोलते हैं, फिर ये उर्दू में इसका क्या है, और इंटरनेट पे इसका वो जो सही वो होता है, लबो लहजा होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होती है सही, उस अंदाज से मैं इसको सिखाता हूँ और ये बहुत जल्दी पिक करती है। दूसरा ये है कि मेरे माशाल्लाह इसके 7 भाई हैं और ये 2 बहनें, तो इन सब के साथ मैं एक ही अंदाज से मतलब है कि कोशिश करता हूँ कि जब हम रात को 9-10 बजे आते हैं, तो बड़ी LED है उसके सामने वो बिठा के और इंटरनेट से USB पे चीज़ें डाउनलोड करके वो इनका सिखाता हूँ। साथ ही जो है ना बहुत पोलाइट तरीके से और बहुत फ्रेंडली तरीके से, ताकि ये इनाइड ना हो और इनके जहन पे बोझ ना पड़े। सो आई मेक द लैंग्वेजेस दे आर बिलव्ड। मैंने इनको इनका एक महबूब मशगला बना लिया है इसको। ये एजुकेशन भी है साथ साथ, और साथ साथ जो है ना इनको एक कंसेप्ट दे रहा हूँ कि किस तरह इन्होंने अपने पाँव पे खड़े होना है, क्योंकि अभी मेरी उम्र माशाल्लाह 60 के लगभग है, तो इन लोगों ने सरवाइव करना है। तो सर्वाइवल के प्रोसेस से गुजरने, ये तो हमें पता भी नहीं था कि ये इस्लाम भाई, मोहम्मद सलाम भाई वहाँ टनल से गुजरे, उनने इनको इंटरव्यू किया। हमारा ये कंसेप्ट भी नहीं था कि मतलब ये इतनी दुनिया में वायरल हो जाएगी और इसका जो बोल्डनेस है वो जो है ना लोगों के सामने आ जाएगा। बाहर ये एक तसादुफी वो चीज़ थी। बहरहाल टू कंप्लीट प्रोसेस में मुझे अभी तक 9 महीने लगे, और अभी मतलब यह है कि वो लैंग्वेजेस में इतनी मिचेवर नहीं है।
इनको मुकम्मल वो जो फ्रेजेस हैं और वो जो चीजें हैं अच्छा यूसुफ उसके साहब, ये एडवांस तो वर्ड्स वैसे बहुत वगैरह अच्छा, उसके जो ये बहुत अच्छी चीज़ है जिस तरह से वो आप अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं और आपने एक बाकायदा एक रूटीन बनाई हुई है बच्चों की। लेकिन ये बताएं कि जैसे भी आपने खुद कहा कि सर्वाइवल के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन तालीम भी किसी हद तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, तो क्या वजह बनी कि उस तरह से तालीम नहीं दी गई? मैम ये आप लोगों ने टेलीविजन पे वो एक छोटा बच्चा है फिजाइया डिग्री कॉलेज पीएफ एकेडमी का मेरे वतन वो एक गाना गाया। जी। एक्चुअली ये उसी स्कूल में फिजाइया डिग्री कॉलेज में पढ़ती रही है क्लास 3 तक। फिर मेरे एयरफोर्स की नौकरी खत्म हो गई तो उसकी वजह से मुझे मतलब है वहां से आना पड़ा है। यहाँ दिल्ली में कुछ प्रॉपर्टी वगैरह यहाँ पे सर्वाइवल के में आगे ही होंगे, मैंने यहाँ पे एस्टेब्लिश होना है। ये जो लोअरी टनल है इसको मैंने एक टूरिज्म के लिए एक हब बनाना है और वो प्रोग्राम में लेकर आया था। तो मैंने पीनट्स वो एक सोच थी कि लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट कैसे कर सकता हूँ, लोगों के साथ मैं कन्विंस कैसे सकता हूँ, उनके साथ मैं काउंसलिंग कैसे कर सकता हूँ। तो इसके लिए एक प्रोसीजर बनाया और वो ये था कि अपने बच्चों को लेके मैं उधर लोअरी टनल पहुंच गया। मैंने पहले जगह की मतलब सर्वे किया कि कहाँ पे मतलब मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने मतलब ये कारोबार किया और कुछ हकायक ऐसे हैं कि कुछ लोगों ने मतलब धोखे दिए। आपको पता है कि होता है फ्रॉड और स्कैमिंग वगैरह। मेरे पास मतलब पैसे अच्छा, पूरी जो है ना यूसुफ साहब, आपको सुन के ना मुझे लगता है पूरी प्लानिंग के साथ आप चल रहे हैं और ये यूसुफ एंड सन्स की एक कंपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप माशाल्लाह से। शुमैला आपकी तरफ आऊंगा, आखिर में मुझे वो तमाम तर टैलेंट तो बताएं। सबसे पहले अगर आपके पास कोई पंजाबी आता है उसको आप किस तरह से सेल करती हैं कोई चीज, इसके बाद पश्तून आता है तो किस तरह से करती हैं, कोई अंग्रेज आता है तो किस तरह से करती है, 6 जुबानों में हमें वो टैलेंट तो बताएं एक लाइन में। मैं सब में लोगों से सबसे पहले सलाम होता है, उसके बाद पूछती हूँ कि आप या कैसे हैं, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੋਗੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ऐसा कहने आ तुसी की लेने आ, वो कहने आ उन्हें की पसंद हो वो लेने आ, कुछ भी ना पसंद कर सच्चे। अच्छा, और सराइकी में यही बात आप कैसे बोलेंगी? शुमाइला सराइकी में सराइकी और पंजाबी एक ही है, मगर सराइकी जो है ना वो पंजाबी की टूटी हुई लफ्ज है। Okay, and let's do it in English then. Let's do it in English. What are you selling? I tell him, do you want to buy something? I tell him, do you want to buy something? So he say yes. You want to buy? He don't buy, so I go. And what's about your mother tongue, Pashto? My mother from Chitral, my father from Peshawar, and we talk to in home English. Okay. थैंक यू सो मच शुमाइला एंड यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही ज़बरदस्त लगा गपशप करके। हाँ जी हाँ, ज़बरदस्त लगा हमें बात करके। शुमाइला बहुत ही अच्छी बच्ची हैं और ऐसे ही आगे बढ़ती जाएं और यूसुफ साहब से भी हमारी बहुत सी जो है उनके साथ दुआएं हैं कि अपने बच्चों को इसी तरह से आगे वो बढ़ाते रहें जिस तरह से उनकी रूटीन है। वेलकम बैक टू शो। मुल्क की सियासत की बात करें तो नाज़रीन, मुल्क के मौजूदा हालात में जहाँ पे मईशत बहरान का शिकार है, अवाम मुश्किलात के समुंदर में है, वहीं पे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक मुज़ाकरात भी जारी है और एक नया मोड़ उन मुज़ाकरात ने ले लिया। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात में पेश की जाने वाली तहरीरी मुतालबात पर हर किसी की नज़रें मरकूज़ है। हुकूमत के रवैये पर भी कई सवालात उठाए जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह के बयानात हों या फिर FBR की शाखर्चियाँ, अवामी एतमाद की बहाली एक बड़ा चैलेंज बनता नजर आ रहा है। जी हाँ, एग्जैक्टली। और आज मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी होना है हसनैन। और हंस रही हैं आप क्योंकि आपको पता है ये मुज़ाकरात नहीं, कहीं ना कहीं मुज़ाकरात हैं और 31 जनवरी की डेडलाइन है। खान साहब ने दे दी है कि 31 जनवरी तक आप ये मुज़ाकरात ख़त्म करें और कोई नतीजा निकालें। और आज यही तवक्कुआत की जा रही हैं कि इन रिटर्न लिख कर दे देगी PTI मुज़ाकरात के हवाले से जो भी उनके मुतालबे हैं। और जुडिशल कमीशन आपको पता है कि वो बनाने का मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन इन रिटर्न हुकूमत उनको क्या देने वाली है, क्योंकि गिव एंड टेक की पॉलिसी होती है जो कि हुकूमत का होमवर्क हमें नजर नहीं आता किया हुआ जब आप टेबल पर बैठते हैं। और अल्लाह अल्लाह कर खान साहब से मुलाकात है वो तो हो गई थी गुज़श्ता दिनों, उसके बाद तीसरा सेशन कॉल हुआ था, आज वो तीसरा सेशन होना है। इन रिटर्न भी लिख कर दे देंगे, काफ़ी तवक्कुआत नज़र भी आ रही हैं, लेकिन बयानात जो दिए जा रहे हैं हुकूमती रहनुमाओं के या फिर अपोजिशन के PTI के, वो कुछ समझ नहीं आते। फिर लगता है कि कुछ गड़बड़ है। देंगे ना गजल तो उसके बाद एक और बहस स्टार्ट हो जाएगी
जाएगी, देखा इन्होंने ये रिटर्न दे दिया, ये रिटर्न दे दिया, अब हम मानते ही नहीं। पीटीआई को भी प्रिसाइज रहना पड़ेगा कि उन्होंने क्या रिटर्न देना है उसमें। वो प्रिसाइज तो वैसे हो गई ना, पहले उनके इतने मुतालिबात थे, फिर उन्होंने काम करते करते 2 कर दिए, अब वो कहते हैं कि 2 भी ना हुए, जुडिशल कमीशन ना बना। हामिद रजा ने साफ कैटेगोरिकली कह दिया कि फिर बात आगे बढ़ेगी ही नहीं भाई। बिल्कुल ऐसी है। और इसके अलावा मेरे पास एक और अच्छी खबर है जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। 15 माह की खून रेजी के बाद गजा की जो वॉर है उसके हवाले से कुछ मामलात हल होते हुए हमें नजर आ रहे हैं, और इसकी जंग बंदी की कोशिशें जितनी भी अरसे से की जा रही थी उसमें मेरा ख्याल है कि अब वो मुआहिदा भी तय पा गया है, जिसको पहले 3 मराइल के तहत मुआहिदा मुश्तमिल होगा। दोनों जो तरफ से स्पेशली जो इजरायली फौज है उसको महदूद किया जाएगा, जितने भी तरसीलात हैं उनको मेरा ख्याल खोला जाएगा, और इस तरह की बहुत सारी शराइत हैं जिसके साथ इस जंग बंदी की तरफ इजराइल भी बढ़ा है और फ़लस्तीन भी। लेकिन मसला भी यही है यहाँ पर, ये मुआहिदा तो हो गया है, लेकिन क्या इस मुआहिदे पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कर लिया जाएगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि एक तरफ अमेरिका जो मुसलसल सपोर्ट कर रहा है, फिर ग्रेटर इसराइल का नक्शा भी सामने आ गया, वो भी एक साथ देने के मुतरादिफ है कि वहाँ पर वो भी साथ दे दिया जाएगा। और गैर कमालियों की बात भी की जा रही थी कि इसराइल ने कहा कि अगर आप हमारे इतनी रेंज में हमारी हर कमाली को रिहा कर देंगे तो फिर जो है वो कुछ सोचा जा सकता है। लेकिन जो एक बात चल रही थी कि शायद ये मुआहिदा हो जाएगा, वो अब हमें होता हुआ नजर आ गया है, और 15 महीनों की ये से जायद शायद जो है खून रेज़ी के बाद अब ये मुआहिदा हो गया है। ये जो आपका पॉइंट है ये बहुत वैलिड पॉइंट है। इसराइल के हवाले से हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि वो खुद ही 15 माह जो उन्होंने तबाहकारी की है उसके बाद उनको भी शायद रेस्ट चाहिए या कुछ इस तरह की चीजें, क्योंकि जिस तरह के वो नक्शे पेश कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने एकदम इजराइल नहीं बल्कि लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, तमाम इलाकों को छेड़ा है, हर जगह पे उन्होंने जंग को स्टार्ट किया या फिर अपनी प्रॉक्सी वार को स्टार्ट किया, तो ये हो सकता है कि उनको एक ब्रेक चाहिए हो 2-3 महीने का, और उस ब्रेक के बाद वो वापस स्टार्ट करें, क्योंकि अज़ाइम तो उनके क्लियर हैं। ग्रेटर इजराइल का सिर्फ अभी तक तो एक छोटा नक्शा आया ना, इसी ग्रेटर इजराइल के हवाले से हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने बताया ये तो मक्का और मदीना के करीब पहुंच जाएंगे और उससे 60 किलोमीटर की दूरी पे पहुंच जाएगी। अब जिस तरह से ग्रेटर इसराइल का नक्शा हमने देखा था, ममालिक थे, अब सऊदी अरब को देख लें या फिर तुर्की को देख लें, वो इसकी मजम्मत तो करें, इसको कंडेम करें, लेकिन अब मुस्लिम कंट्रीज को किसी हद तक आई थिंक तो मुत्तहिद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ ये कंडेमेशन से बात नहीं आगे बढ़ेगी, आपको कुछ अमली तौर पर करना होगा। पाकिस्तान की हद तक भी ये असरात आ सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हम इन डिटेल एक सेगमेंट कर चुके हैं जिसमें हमारे पास बैनुल अक़वामी उमूर माहिर मौजूद थे। उनकी जानिब से भी यही कहा गया कि ये जो प्लानिंग थी कि कोई अभी स्टार्ट नहीं हुई, ये काफ़ी अर्सा पहले स्टार्ट हो चुकी थी प्लानिंग, और एक प्लानिंग के तहत किया गया है। और अब इसराइल का जो मकसद है वो ये है कि पूरी दुनिया पर मुझे किस तरह से कब्जा करना है। बेसिकली मेरा ख्याल है कि इजराइल ने ना ये जंग जब स्टार्ट की थी तो उस वक्त वो देख रहा था कि मुस्लिम उम्मा में या मुस्लिम ममालिक में स्पार्क कितना है। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा कि ईरान के अलावा या फिर तुर्की के अलावा, जो कि थोड़ा सा बातों की हद तक सपोर्ट करता है, या कुछ भी अरब ममालिक में उसका भी असर रसूख है, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान की बात कर ली जाए, दुनिया के दूसरे ममालिक की बात कर ली जाए, हमने ज़ुबानी कलामी तमाम तर मजम्मतें की हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह से हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों को सपोर्ट नहीं कर सके। सो उनको ये पता चल गया कि वो जो चिंगारी की तलाश में थे ना, कि चिंगारी किसी भी वक्त जाग सकती है, वो चिंगारी शायद कहीं ना कहीं उनको बुझती हुई नजर आ रही है। आलम इस्लाम की बात की जाए, 56 ममालिक में से अगर 2-3 ममालिक सपोर्ट कर भी दें फ़लस्तीन को, तो डेट्स नॉट ए बिग डील फॉर इजराइल। वो अगर उनके लिए बिग डील यही होगी कि 56 के 56 एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, उनका बाइकआउट करें, उनके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें, उनका इंटरनेशनली जो है इमेज खराब करें। सो वो जो चाहते थे मेरा ख्याल है कि उनको मिल गया है। और आप देखें कि जिस तरह से ये मुआहिदा तो हुआ है, इसके बाद एक ये भी सवाल है कि शायद अपने गैर कमालियों को रिहा कराने के बाद दोबारा से ये प्रोसेस शुरू हो जाए। देखिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसराइल से तो हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कोई ताकत सिवाय अल्लाह के मैं कहूँगी कि कोई जो इस वक्त उनको रोक सकती हो, क्योंकि नज़र नहीं आ रहा। और जो अमेरिका है वो मुसलसल उसको सपोर्ट कर रहा है। अब ट्रंप इंतज़ामिया भी आपको पता है कि 20 जनवरी को अपना हलफ उठा लेगी, और ट्रंप इंतज़ामिया को देखा जाए तो जो पहले जंग बंदी के हवाले से बातें करते थे, अपनी कैंपेन ऑन रिकॉर्ड उनकी मौजूद है, उसके बाद जैसे ही कि उनको अपनी पॉलिसीज उन्होंने अनाउंसमेंट उनकी करना शुरू की, उसमें तो हमने देखा कि मिडल ईस्ट का कहीं पर जिक्र ही नहीं था। यूक्रेन की वॉर को किसी हद तक वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं, ये बातें की जा रही हैं, लेकिन क्या वो गजा लेबनान इस हवाले से बात की जाती है कि ये जंग रुकवा सकेंगे या नहीं। अभी तो सिर्फ एक मुआहिदा है, लेकिन इस मुआहिदे के आगे इफेक्ट्स क्या होंगे, क्या दोबारा से जंग शुरू हो सकती है या फिर ये थोड़ा सा ब्रेक है। ये तमाम तर छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे सवालात हैं जो कि इस वक्त हर किसी के माइंड में उठ रहे हैं। एग्जैक्टली, और ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है आपका गजल। जिस तरह आप कह रही है ना कि उन्होंने मिडिल ईस्ट के वॉर के हवाले से बात नहीं की,
अब देखिए कि जो थोड़े से स्टेबल मुल्क हैं, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, Exactly. सऊदीया हो गया, वहाँ पे अमेरिका, यूएन हमें वुमेन राइट्स की बात करते हुए नजर आती है। वहाँ पे जो हमारे कवानीन हैं उनके ऊपर वो कदगन लगाने की बात ऐसा ही करती है, है। हमारे मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर वो कदगन लगाने की बात करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं और मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, माएँ शहीद हो रही हैं, वहाँ पे उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई थी। और डैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि ये हमने देखा है कि वो इस तरह से काफ़ी अरसे से कर रहे हैं कि जहाँ पे वो क्या कहते होते, इजराइल इन्वॉल्व होते हैं, हाँ। वहाँ पे आंखें बंद कर लेते हैं। बाकी पाकिस्तान को बता देते आप अपने कैदियों के साथ जुल्म कर रहे हैं, आप मिलिट्री कोर्ट्स पे कुछ भी नहीं चला सकते, सऊदीया के कुछ और कह Exactly. देंगे, लेकिन जहाँ पे जुल्म हो रहा है वहाँ पे अपनी आंखें बंद कर एग्जैक्टली अब ये तो एक तरफ की सूरत हाल थी जो हमने डिस्कशन की है इसराइल के हवाले से और फ़लस्तीन के हवाले से, गजा के हवाले से। अब एक तरफ पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान में अपनी मुश्किलात जो है वो बड़ी हुई क्या हैं। चल रहा है वैसे मुज़ाकरात पे, क्या चल रहा है, क्या मुज़ाकरात में यही होगा? चल रहा है। मुझे तो कोई एक्सपेक्टेशन नजर नहीं आती, आपको आती है? नहीं, आप मेरे से सीनियर तज्जिया निगार हैं, आप बता सकती हैं। जैसे आप क्रिकेट में मुझसे पूछती हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं तो मुज़ाकरात ये में क्या समझ रही हूँ नजर आ रहा है देखिए, आपको? एक प्रोसेस शुरू हो गया मुज़ाकरात का, ये अच्छी बात है। हम इसको अब वो हमारे साथ एक तज्जिया निगार मौजूद थे ना, आपको याद होगा मीर साहब, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमें फिर भी एंड टाइम तक भी हमने पॉजिटिव रहना है। तो पॉजिटिव तो मैं Positive एंड टाइम रहना है। तक हूँ, और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ होगा, कुछ मानना पड़ेगा, हुकूमत को आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रोसेस शुरू हुआ है। लेकिन जो बीच में ब्रेक आ गया था, फिर उसके बाद जो ट्वीट्स आए, फिर जो बयानात आए, उन सबको देखते हुए थोड़ा सा फिर ये लगता है कि कोई गड़बड़ हाँ, है। मेरा ख्याल है कि कुछ ना हुकूमत की स्ट्रेटजी है कि किसी तरह से तहरीक इंसाफ को एंगेज किया जाए मुज़ाकरात Exactly. में, और मुज़ाकरात में एंगेज करके उसके बाद इस तमाम तर प्रोसेस को ना थोड़ा सा लटकाया जाए। Exactly. इसको लंबा किया जाए, इसको तूल दिया जाए, वो जिस तरह पंजाबी में नहीं कहते होते, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाए, बत्ती के पीछे, ठीक है, हाँ। क्योंकि तहरीक इंसाफ की बात तो मान नहीं रही थी। और दूसरी तरफ अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो वो भी मेरा ख्याल है, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ेगा कि वो सियासी बसीरत के साथ मामलात नहीं हल करना चाहते, क्योंकि ये जो डेडलाइंस होती हैं, 31 की डेडलाइन मिल गई, 25 की डेडलाइन मिल गई, हमने देखा है मुज़ाकरात का एक बहुत बड़ा दौर चलता है, कभी कभी 6 महीने चलता है, कभी कभी Exactly. साल चलता है, उसमें आपको खंदा पेशानी के साथ काम करना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ा फैक्ट ये भी है कि यहाँ पे भी शायद मुज़ाकरात करने वालों के पास भी उतनी अथॉरिटी नहीं है, और उस तरफ से भी मुज़ाकरात इतनी करने वालों authority के पास उतनी अथॉरिटी नहीं है, उनको भी अडयाला जेल जाना ये बात पड़ता है। आपने बिल्कुल ठीक की है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब मुलाकात खान साहब से नहीं कराई जा रही थी तो हर किसी की ज़बान पर यही था कि इतनी ये बाइख्तियार कमेटी है ही नहीं, जिनके पास सिर्फ मुलाकात कराने का इख्तियार नहीं है, वो आगे हमारे मुतालबात क्या मानेंगे। तो ये बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन अब देखें कि एक तरफ जो है वो जिस तरह से जुडिशल कमीशन का मुतालबा भी किया जा रहा है, देखते हैं कि अब कुछ घंटों बाद इसमें क्या पेशरफ्त होती है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यार एक बात तो आपने छोड़े, 190 मिलियन को तो छोड़ देना, मैं उसी तरफ आ रहा था। एक बात आप इग्नोर कर गई हैं कौन सी? कि 190 मिलियन पाउंड वाला पिछली दफा वो उन्होंने कर दिया था जुमे को, और अभी तक मुज़ाकरात के दौर का कुछ भी नहीं था कि तीसरा दौर कब होगा, उन्होंने एक दिन पहले रख दिया। और मुझे लगता है टाइमिंग आप चेक करें हमारी गवर्नमेंट की, है ना, कितनी एग्जैक्टली intelligent timing है। ये तमाम जो कलियां है ना वो हाँ, मिलती हैं कलियां जो पंजाबी का लफ्ज़ और उर्दू का वर्ड। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, 190 मिलियन पाउंड का अब जिक्र हो ही गया है, तो उसमें जिस तरह से फैसला डिले किया जा रहा है, खान साहब ने ये बाकायदा तौर पर अब बयान दिया है, यानी अब बयान भी नहीं, मैं ये कहूँगी कि इल्ज़ाम लगाया है हुकूमत के ऊपर कि शायद ये नए जजेस की तैनाती होगी और उनके सामने ये अपील लेकर जाने के हवाले से सोचा जा रहा है, इसलिए ये मामला डिले किया जा रहा है। क्योंकि पहले खान साहब कह रहे थे कि ये दबाव है सिर्फ, और मेरे ऊपर दबाव है, इस केस का जल्द से जल्द फैसला देना चाहिए, लेकिन अब वो बाकायदा कैटेगोरिकली इल्ज़ाम लगा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये जो फैसला है इसलिए डिले किया जा रहा है कि उसकी नई तैनाती करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जो है आज इजलास भी होना है कि उसमें भी तैनाती के हवाले से, और आपको पता है कल फैसले का भी दिन है, तो किस हद तक ये सच होते हैं मामला। क्या कुछ बनता है जी। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे ये सूरत हाल थी गजा की भी और पाकिस्तान की भी। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के मारूफ कास्टिंग डायरेक्टर और स्टाइलिस्ट दानिश खान की, जो आज हमारे साथ मौजूद होंगे। दानिश ने पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों के लिए बेहतरीन कास्टिंग और स्टाइलिंग के जरिए अपनी पहचान बनाई। वो सेलिब्रिटीज़ की शख्सियत और स्टाइल को मज़ीद निखारने में माहिर हैं, और आज हम उनसे कास्टिंग और स्टाइलिंग पर बात करेंगे। जी हाँ, दानिश हमारे साथ मौजूद है। दानिश, वेलकम टू सुबह की सोच। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल करम है अल्लाह का, आप बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। दानिश, ये बताएं कैसे करियर का आपने आगाज़ किया, कैसे शौक पैदा हुआ? एक साथ आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, स्टाइलिंग भी करते हैं, फिर कास्टिंग भी करते हैं, इसके अलावा क्या क्या काम करते हैं, और करियर कैसे शुरू किया? करियर मेरा स्टार्ट हुआ था समवेयर इन 2012 में, जब मैं पढ़ रहा था फिल्म मेकिंग मीडिया साइंसेस। तो इसी के साथ साथ मेरा करियर स्टार्ट हुआ। आई स्टार्टेड विद रेडियो, देन जो है
PR, fashion, and last year onwards, 2023 onwards मैं डायरेक्शन की तरफ में आया। अच्छा दानिश, जब 2012 में आपने कैरियर स्टार्ट किया था तो क्या आपको मालूम था कि आप इस लेवल तक पहुंच जाएंगे, सेलिब्रिटीज की कास्टिंग करना, स्टाइलिंग करना, या फिर उस वक्त आप सोच रहे थे कि नहीं बस मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, ये बात की बातें सोचने की? हाँ, ये है कि आप इतना आपको अंदाजा तो होता नहीं है, बट ये कि आई थिंक अगर आप कंसिस्टेंट हैं और आपकी मेहनत बहुत ज्यादा है, और अगेन अगर आपको आपके साथ आप खुदा है, तो आई थिंक नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू नो। एग्जैक्टली अच्छा दानिश, ये बताएं कि आप जब कास्टिंग आप करते हैं, किसी भी कोई भी आपके पास आता है ऑडिशन के लिए, तो किन किन चीज़ों को आप मद्देनजर रखते हैं? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप सबसे पहले देखते हैं? अच्छा, कास्टिंग की जहां तक बात है, मैंने अपना टीवीसी किया था एज डायरेक्टर, तो उसमें मैंने कास्टिंग खुद की थी। उसके अलावा ये है कि हम लोग ये मैगजीन कवर चूज कर रहे होते हैं, तो इसमें ये होता है कि हमारे अपने ऊपर होता है कि हमें किसको कवर पे लेना है, किसको नहीं लेना है, यू नो। अच्छा, अगर स्टाइलिंग की बात कर लें दानिश, तो ये मुझे ये बताइए कि स्टाइलिंग में आपका रोल होता है या फिर जो एक्टर आपके सामने बैठा है या फिर जो हीरो आपके सामने बैठा है वो आपको बताएगा कि ये करना है? Exactly. दानिश के साथ हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हो गए गया हैं, थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू है। जो वो वापस आएंगे तो हम बात करेंगे। ये भी बड़ी वैसे एक हाँ, जबरदस्त exactly. फील्ड है, क्योंकि हम जिन एक्टर्स को देखते हैं स्क्रीन पे वो शायद मतलब actual हमसे, में मुझे लगता है ये लोग हमसे कहीं किसी हद तक रिलेटेबल हैं, क्योंकि हम लोग हम भी भी तो वही जैसे करते हैं। है ना, हम भी तो वही करते हैं ना। देखें जैसे हमारी एक पर्सनल हमें किसी दिन लाइफ शहजाद अलग को और है। सनम को भी बैठाना चाहिए। एग्जैक्टली कैसे करते हैं आप कैसे आप करते हैं, casting, क्या आप styling? टेक्निक्स, जैसे मैंने उनसे यही सबसे पहला सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जब हम ऑडिशन के लिए, हमारी फील्ड में कोई ऑडिशन के लिए आता है तो देखा जाता है, उसकी क्लैरिटी देखी जाती है, वर्ड्स की क्लैरिटी, न्यूज़ में अगर मैं बात करूँ, प्रोग्राम्स में बात करूँ, और उसकी कितनी नॉलेज है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, वो चीज़ें देखी जाती हैं। तो एक्टर के लिए ये चीज़ें किस हद तक क्या क्या देखा जाता है, इसलिए मैंने उनसे ये चीज़ पूछी कि सबसे मेन रीज़न क्या होती है ना, पहला काम आप क्या करते हैं? और ये एक बहुत ही ऐसी फील्ड है जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी फील्ड थोड़ी सी है तो कॉस्मेटिक ही, हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हम आम लाइफ में शायद बड़े इजी होते हैं, जैसे आप सारे लोग होते हैं, इसी तरह से हम भी अपनी जिंदगी ऐसे ही है, क्योंकि हमारी एक पर्सनल लाइफ अलग है, टीवी पर जो हमारी स्क्रीन लाइफ इज डिफरेंट, टोटली डिफरेंट अगर आप ये कहें। क्योंकि अगर हम अपने से ही मिसाल लूँ, मैं अपने से मिसाल ले लूँ, तो मैं जो मेरी पर्सनैलिटी घर में है या फिर बाहर है, वो वैसी इधर नहीं है। इसलिए लोग ज़्यादा मुझे जो है ना, अक्सर ये बात करते हैं, अपने घर वाले ही करते हैं कि तुम्हें देख के नहीं लगता कि तुम जो है वो कल टीवी पर इस तरह बैठोगे। ऐसे ही है। हाँ, एग्जैक्टली, बाजी होती है, यहाँ पे गजल अशरफ होती है। अच्छा, exactly. so ये मैंने कल भी नोट किया कि मैं आपको बताऊं कि इससे पहले कि हमारा दानिश के साथ राब्ता वापस आ जाए, थोड़ी सी गपशप भी कर लेते आपसे, कि कल मेरे घर में मेहमान बैठे थे, तो मैं बिल्कुल रफ एंड टफ था, वो घर के चप्पल में और बैठा हुआ बिल्कुल अपने ट्राउजर में। एकदम से मुझे कॉल आ गई तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे, यार कि एक मीटिंग है, कुछ दोस्त आ रहे ना। exactly. तो मैंने कहा 1 मिनट में मैं आया, क्योंकि हमारी चीजें रेडी होती हैं। मैं 3 मिनट में रूम में गया, वापस बाहर निकला, ओवरकोट लगा हुआ, शूज लगे, तो वो तो एक अलग हसनैन सामने आए। वो सारे मुझे देख रहे हैं, यार इसको क्या हो गया, ये तो थोड़ी देर पहले बिल्कुल कुछ और था और अब कुछ और है। तो यही चीज़ें कुछ जो है वो एक्टर के साथ भी होती हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ एक डिफरेंट होती है और उनकी जो स्क्रीन लाइफ है इज टोटली डिफरेंट। हम बात कर रहे थे उनके साथ दानिश के स्टाइलिंग के हवाले से भी, तो स्टाइलिंग में किस हद तक रोल एक मेकअप आर्टिस्ट का होता है, वो किस हद तक तैयार करता है? क्योंकि आपको पता है ना कि मेकअप करने के बाद इंसान बिल्कुल चेंज हो जाता है, उसकी लुक चेंज हो जाती है, डिफरेंट हो जाता है। मेकअप के साथ, आपकी हेयर स्टाइलिंग के साथ, आप हेयर स्टाइलिंग को देख लीजिए। एक दिन आपका डिफरेंट हेयर स्टाइल होता है तो आप किसी और तरह की शख्सियत लग रही होती है, दूसरे दिन आपका डिफरेंट हेयर स्टाइल होता है तो आप शायद एक मासूम तरह की शख्सियत लग रही होती है। सो ये बड़ी वेरी करती हैं, और ये दो चीज़ें ना हो तो फिर स्क्रीन वालों के लिए, हीरोज के लिए, एक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अपने आप को कैरी करना। सो स्टाइलिस्ट का पीछे बैठा होना, मेरा ख्याल है कि ये अंग संग हीरो हैं। हाँ, क्योंकि अब कुछ लोग मुझसे ये सवाल भी करते हैं ना कि अच्छा आप खुद तैयार होती हैं, आपको खुद ही तैयार कर लिया जाता है, अच्छा आपका हेयर स्टाइल कौन डिसाइड करता है? तो हमारे पीछे भी एक टीम होती है जो इन चीज़ों को डिसाइड करती है, जो चीज़ें ये देखती है। सारा रोल मतलब किसी हद तक हम अपनी राय दे सकते हैं कि हमें इस तरह लगना चाहिए, लेकिन हमारे पीछे भी एक बहुत बड़ी टीम है जो हर चीज़ हमारी डिसाइड कर रही होती है कि किस तरह से आपने क्या लुक होनी चाहिए, क्या पहनना है, क्या करना है, कौन सा हेयर स्टाइल लेकर चलना है, कौन सी चीज़ स्क्रीन के लिए सूट कर रही है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्क्रीन पर इतनी अच्छी नहीं लग रही होती, जो बगैर आप विदाउट स्क्रीन आप जो अपने आई व्यू से देखते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। और स्क्रीन के अलावा भी हमारे पीछे पूरी टीम होती है। जिस तरह हम अगर बात करें
इस मॉर्निंग शो की, तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप 2 घंटे का किस तरह से कंटेंट निकालते हैं, तो मैं फिर उनको पूरा बताता हूँ कि यहाँ पे एक कंटेंट वाला होता है जो कंटेंट निकालता है, टीम होती है, फिर कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, फिर प्रोड्यूसर्स होते हैं, सारे लोग होते हैं जो आपको बेसिकली साथ साथ गाइड करते हैं। हमने आके यहाँ पे सिर्फ एग्जीक्यूट करना होता है, एग्जीक्यूट हम करने की पूरी कोशिश करते हैं। दानिश के साथ हमारा राब्ता अभी तक बहाल नहीं हो रहा, तो यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। एक्टिविटी का बहुत ज्यादा इशू था, तो हमने कहा कि जल्दी से अपने मेहमानों को हम स्टूडियो में बुला लेते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। Exactly. ना उसको फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो इस जाए। सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के बासलाहियत आर्टिस्ट फाइक मंसूर। वैसे फाइक भी बहुत कम उम्र है, लेकिन फाइक ने जिस शख्सियत को हमारे साथ लाया वो इनसे भी कम उम्र है और अपनी अदाकारी और मॉडलिंग की सलाहियतों की वजह से मशहूर हो रहे हैं, मशहूर हो चुके हैं। जो लोग टीवी के साथ जुड़े रहते हैं वो इन दोनों को जरूर जानते हैं। फाइक ने कई टीवी इश्तिहारात और ड्रामों में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया और इनकी मासूमियत, अदाकारी का कमाल हर किसी को इनका मद्दाह बना देता है। एग्जैक्टली और फाइक के साथ हमारे साथ फातिक भी हैं जो कि इनके छोटे भाई हैं और एक बहुत ही फेमस ड्रामा परीज़ाद में भी इनका रोल है और आज हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं ये दोनों और इनसे जानेंगे कि कैसे इन्होंने करियर का आगाज़ किया, क्या कुछ फेस किया, क्या चैलेंजेस थे, अभी क्या क्या कर रहे हैं, किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, तमाम तर बातें जो इनसे पूछेंगे। सबसे पहले हम फाइक से पूछते हैं। फाइक, वेलकम टू सुबह की सोच। ये बताएं कि करियर का आगाज़ आपने कैसे किया, क्या सोच कर किया? स्टार्ट ऐसे हुआ था कि शौक था मुझे, पहली बात तो ये शौक था, तो शौक से आ ही जाता है हर चीज़। तो स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कर रहा हूँ। शौक तो सारी दुनिया को होता है फाइक। सोचा क्या आपने? शौक तो हर बंदा बचपन में पायलट बनना चाहता है, क्रिकेटर बनना चाहता है, अदाकार बनना चाहता है, बनते बहुत कम है ना। व्हाट इज द प्रोसेस? ऐसे था कि मैं सब कुछ बस स्टार्ट हो गया था, मुझे खुद नहीं समझ आई। नहीं समझ आया। बस स्टार्ट हो गया था, मैंने बोला चलो आ ही जाता हूँ। फैमिली की सपोर्ट थी फिर? हाँ, वो सपोर्ट थी फैमिली की, खासकर मेरी सिस्टर की थी, फेम की थी, मेरे भाई की, हर चीज़ की सपोर्ट थी। तो मैं किसी से इंस्पायर होके भी शुरू किया या फिर जिस आप कह रहे नहीं, हैं बस स्टार्ट कर लिया था। स्टार्ट किया था? इंस्पायर किसी से अपने आप में एक्टर इंस्पायर कैसे होंगे? एग्जैक्टली। फातिक साहब, आप क्या कर रहे हैं यार? भाई तो आपके माशाल्लाह कर ही रहे हैं, आप भी साथ साथ कमर्शियल्स भी कर रहे हैं, ड्रामास भी कर रहे असल हैं। में जब मैं 3 साल का था ना, तब मुझे भी शौक था कि मैं भी ड्रामा में काम करूं, क्योंकि ये पहले करता था। जो ही मुझे शौक आया 3 तो साल फिर- में शौक पैदा हो गया। हाँ, तो क्या फिर बात है। आस्ता आस्ता पहले मैंने एक ड्रामा किया, फिर उसके बाद आस्ता आस्ता होता गया। पहला ड्रामा कौन सा फातिक ने किया? एक था, याद नहीं आ रहा। बहुत ज्यादा है ना, बहुत इसलिए ज्यादा याद कर नहीं लिए आ ना। रहा। अच्छा, 7-8 तो भाई घर में आपके थे, वो काम करते थे, तो घर से भी स्टार्ट किया था उनको देख देख कर भी, या फिर डायरेक्ट फिर आपको कास्ट कर लिया गया? वो जो मेरी जो बाजी है ना, वो मुझे स्क्रिप्ट पढ़ाती थी, तो फिर वो मुझे जो ही पढ़ाती थी तो मुझे शूट तक याद होता था, तो फिर मैं शूट में आके सारा कुछ बताता होता था। अच्छा, फातिक अभी कौन सी क्लास में? अभी मैं 2 में पढ़ रहा हूँ, द पब्लिक स्कूल। अच्छा, अभी मैं 3 में जाने वाला हूँ, मेरे फाइनल्स। और परीज़ाद का जो काम था वो किस किस के साथ किया और कैसा लगा वो काम? उसमें थी क्योंकि मावरा दैट इज अ सुपर डुपर ड्रामा, exactly. एवरीवन नोज। जी, उसमें थी मावरा। उनके जो डायरेक्टर थे उनका नाम था शहजाद कश्मीरी। वो बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। उन्हें वो हमें हर चीज़ देते थे, उनने हमारे साथ बहुत ख्याल किया। और जो मावरा आपी थी, उनने वो मुझे खुद खाना खिलाती थी। ऐसे जब मैं बैठता था मैकडॉनल्ड्स पे गया होता था, खुद खाना अच्छा। खिलाती। फातिक ये बताएं, अभी आप ब्रेक में बता रहे थे ना कि आपको उन्होंने काला कर दिया था, कैसे काला किया था, क्या किया था उन्होंने? उनने पहले मेरे इतने बाल थे पहले, तो फिर उन्होंने सारे कटवा लिए थे। ओहो, अभी वापस बड़े हो रहे हैं। रोए फिर आप बाल कटवाने पर? नहीं, वो तो आपने कहा, रोल मैं था। तो एक्टर हूं। थोड़ा सा फाइक ये बताइएगा कि जिस तरह ये बता रहे हैं ना, इनकी एक चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। क्या चीज? कि सिस्टर स्क्रिप्ट पढ़ाती थी, हाँ, मतलब पूरी पढ़ाती थी, फैमिली मुझे भी सपोर्ट पढ़ाती करती है, हाँ, या full आपके family अलावा है। भी फैमिली कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है इंडस्ट्री के साथ? नहीं, सिर्फ हम ही है। अच्छा हाँ, सिर्फ हम ही है, तो सबकी सपोर्ट है मेरे लिए। अच्छा, सब सपोर्ट करते हैं हमें, तो हम ही सब चलते हैं। अच्छा फाइक, अभी कितने आप ड्रामा में काम कर चुके हैं? कौन 7-8 से? ड्रामे हो गए हैं अभी तक। ठीक है। और उनमें से मतलब जो 7-8 ड्रामास में से सबसे अच्छे ड्रामास या फिर सबसे अच्छे जो थे ड्रामा वो थे, एक परीज़ाद था और एक कैद वफा था। ये 2 ड्रामे मुझे बहुत अच्छे लगे। अच्छा, परीज़ाद में आपका भी रोल था और फातिक का भी था? इसका भी था। आपका क्या रोल था परीज़ाद में? मेरा था कि एक स्टूडेंट था, बहुत ही बड़ा था, टॉप करता था। उसने जिले में टॉप किया था। उसने टॉप किया था,
तो ये वाला रोल था मेरा। हाँ सही। बिल्कुल। तो आपको इस दौरान, अपने सफर के दौरान, ड्रामा जितने आप कर चुके हैं, कोई चैलेंजिंग सूरत हाल भी लगी आपके लिए थी? चैलेंजिंग अभी तक तो नहीं आई, शायद आगे आ जाए, अभी तक तो नहीं। लेकिन उन चैलेंजिंग, अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आगे आ जाएगी, तो उसको आपने अपने बीच में रुकावट नहीं बनाना, हाँ, बल्कि उसको अबूर करके आगे जाना है। ये बताएं कि अभी और भी कोई प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं? अभी नेटफ्लिक्स आ रही है और एक और ड्रामा भी आ रहा है। नेटफ्लिक्स पे आ रहे हैं अभी नेटफ्लिक्स पे आ रही है। कौन सा प्रोजेक्ट है नेटफ्लिक्स का? नेटफ्लिक्स का भी नहीं बता सकता, उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, अभी आप शो नहीं कर सकते। आगे जाएंगे ये। एग्जैक्टली। अभी बता नहीं सकता, उन्होंने मना किया। सही। फातिक से पूछ रहे, फातिक अभी आप बताएं कि अभी आपने परिजात के अलावा कौन कौन से ड्रामे किए हैं जो आपको बहुत अच्छा लगा हो परिजात के अलावा? और एक परिजात से पिछला जो ड्रामा था उसमें मैंने वो कासिम मुरीद भाई के साथ किया था, वो बहुत अच्छे थे। और उनके साथ आलिया भाई थे, वो भी बहुत अच्छे थे। अब फिर उनके उधर बस मैंने इंग्लिश बोलनी थी, मुझे समझो उर्दू आती ही नहीं थी बस। अच्छा। हाँ, उसमें गया था। क्या बात है। अच्छा ये बताएं कि चेक आपके नाम पे बनता है या फाइक के नाम पे? दोनों के नाम। आपका चेक तो मेरे बताओ, सच्ची बताओ। अच्छा फातिक, ये बताएं कि अभी आप 2 क्लास में है ना, तो आपके फ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा होंगे। जब आपके फ्रेंड्स आपको ड्रामा में देखते हैं तो कैसा रिएक्ट करते हैं? फातिक आया भाई, ड्रामा करके आया। कैसा फील होता है? उनको भी अच्छा फील होता है, वो देखते हैं, कहते होते हैं फातिक तुम ड्रामा में। स्कूल में टीचर्स कैसा रिएक्ट करते हैं? ऐसा देख के आपको कहते हैं कि सेलिब्रिटी एक आ रही है? टीचर्स भी, हमारी असल में अभी 3 क्लासेस होती हैं ना, वो एक है इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स। अभी फिर एक ही वो क्लास होती है, और उधर लंच ब्रेक होती है, और उधर प्ले ब्रेक होती है। ऐसे स्पोर्ट्स डे होता है, तो उधर मैं इस बार जीत के आया था। अच्छा फाइक, आपने ऑफ एयर बता रहे थे कि आपका ताल्लुक रावलाकोट से। वहाँ भी जाना होता है, क्योंकि मैंने देखा है कि हम जो पहाड़ों के लोग हैं ना, उनमें कोई सेलिब्रिटी अगर क्रिएट हो जाए उसको बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल मिलता है। तो वहाँ पे लोगों का कैसा रिस्पॉन्स होता है? वहाँ भी ऐसा ही है, सब आते हैं जी, आ गया वो आ गया, तो बड़ा अच्छा है वहाँ से भी। अच्छा फाइक, फिटनेस वगैरह का भी ख्याल रखना पड़ता होगा आपको स्पेशली? तो कैसे, आप क्या रूटीन है? मुझे भी जिम में अभी 1 साल हुआ। तो रिक्वायरमेंट क्या बताते हैं आपको? लेट्स सपोज अभी तो आप माशाल्लाह से साइड रोल्स में आ रहे हैं, कभी कभार आप हीरो के साथ होते हैं, कभी कभार किस रोल में होते हैं, तो आपको क्या बताया जाता है आपके सीनियर्स की जानिब से कि फाइक अगर आपने ऊपर पहुंचना है, आपने अगर मेन हीरो बनना है, तो उसके लिए क्या स्टेप्स वो आपको रिकमेंड करते हैं? कौन? आपके जो बड़े हैं डायरेक्टर्स? कोई राइटर होगा, कोई कहेगा यार मैं तुम्हें बड़ी जगह पे देखना चाहता हूँ, या फिर आप क्या समझते हैं कि आपको क्या करना चाहिए कि आप फिर पाकिस्तान की जो ड्रामा का एक पर्दा स्क्रीन है ना, उस पर आप बहुत ज़्यादा नुमाया हूँ? मुझे बस थोड़ा सा खुद को सही करना है, थोड़ा सा खुद को मैच्योर करना है, और बाकी आ ही जाएगा अच्छी तरह। तो जरा सेट करना है, तो बाकी है। और एज की आपकी? मेरा 17 साल का हूँ अभी। आप 17? मतलब अभी आप स्टडी के इस फेज में? साथ स्टडी करता हूँ। ठीक है, तो आप क्लास में? ओ लेवल कर रहा हूँ मैं। ओ लेवल कर रहे हैं। डिस्टर्ब होती है स्टडी आपकी इस लाइफ के साथ? नहीं, ज़्यादा जो शूट होते हैं वो सैटरडे संडे होते हैं, तो ये इस तरह चलता है। और अगर शूट के लिए आपको कराची, लाहौर, हाँ फिर चले जाता होता हूँ, फिर 1 मंथ का करना पड़ता है, लीव देनी पड़ती है। सही। आखिर में फातिक से भी थोड़ा फातिक, आपकी स्टडीज डिस्टर्ब होती हैं आपकी जब आप जाते हैं काम करते हैं, तो मसला होता है? जब ना मेरे स्कूल्स की ब्रेक्स होती हैं, ऐसे होती हैं, तो फिर मैं कहता हूँ कि फिर इतने ज़्यादा शूट आते हैं, मैं फिर एक करके वो कर लेता हूँ। फातिक, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। Exactly. लिटरली फाइक, आपने इसको ला के ना हमारी सुबह को अच्छा कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फातिक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, फाइक और फातिक की बातें आपने सुनी, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। मुझे भी बहुत मज़ा आया। और छोटा सा फातिक है जो कि कह रहा है कि मैंने 3 साल से काम शुरू कर दिया। वैसे फाइक भी तो बड़ा नहीं है, 17 साल का ही है। हाँ एग्जैक्टली। और अब जैसे इंस्पायरेशन है ना उनको अपने भाई से, एक फैमिली की सपोर्ट है, तो आप दोनों के लिए बहुत सारी दुआएं कि आप दोनों बहुत आगे जाएं और एक अच्छे लेवल पर जाकर काम करें, और फिर दोबारा से सुबह की सोच में और हमें बताएं। फिर हमें बताएं। एग्जैक्टली। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मोहम्मद काशिफ खान से, जो हेल्थ केयर और मेडिकल इक्विपमेंट के शोबे में एक कामयाब कारोबारी शख्सियत हैं। उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली भी उन्होंने अपनी खिदमात का लोहा मनवाया है। और काशिफ जो हैं वो बांझपन के इलाज में जदीद सहूलियात फराहम करने वाले क्लिनिक के भी बानी हैं, और मेडिकल इक्विपमेंट की प्रोडक्शन के एक नए मनसूबे पर भी काम कर रहे हैं। वो कौन सा मनसूबा है और बांझपन को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है इन इक्विपमेंट के ज़रिए, ये तमाम तर बातें जो है, सवालात जो है, ये हम जानेंगे आज काशिफ से ही। काशिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जानिंग अस। सबसे पहले तो बांझपन का तो इन्होंने जिक्र कर दिया, लेकिन जब भी मेडिकल के शोबे की बात होती है तो हमें पता चलता है कि हम सारी मशीनरी बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बाहर से लाते हैं,
पाकिस्तान में कुछ इस तरह की चीज़ नहीं है, लेकिन आज हमने आपको इसी वजह से बुलाया कि पाकिस्तान में आप बहुत बड़े लेवल पे काम करें। तो क्या क्या आप इक्विपमेंट बनाते हैं और किन किन शोबों में आप माशाल्लाह से ग्रो कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये जो हम इक्विपमेंट बाहर से पहले यूज़ करते थे, तो हमने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की। अब कुछ फैक्टर्स हमने फेस किए, लाइक सबसे बड़ा जो फैक्टर था कॉस्ट फैक्टर था, जो हमारे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता था। उसके लिए हमने सबसे पहले स्टार्ट लिया छोटे इक्विपमेंट से, कैथेटर से, जिस तरह हम एम्ब्रियो ट्रांसफर्स के लिए यूज़ करते हैं। बचपन बेसिकली जो हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें हम स्पर्म वगैरह के जब कलेक्शन करते हैं तो उनको इंसर्शन या कलेक्शन के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होता है। उस इक्विपमेंट पे सबसे पहले हमने काम शुरू किया कैथेटर्स के ऊपर। अब कैथेटर्स में भी डिफरेंट स्टैंडर्ड होते हैं। मतलब आप ये हेल्थ पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जो स्टैंडर्ड हम बाहर से लाते थे डेफिनेटली हम उसी के मुकाबले उसके मुकाबले का ही स्टैंडर्ड देंगे हम। तो सबसे पहले स्टार्ट हमने लिया कैथेटर्स से। तो कैथेटर्स अब हम यहाँ पे, और मार्केट मैंने कोप की इंटरनेशनली अजरबैजान की, वहाँ पे हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है। और उसके बाद अफगानिस्तान, जो इस वक्त सबसे बड़ी मार्केट है। अफगानिस्तान वहाँ पे कोई भी काम नहीं कर रहा। XYZ रीजन हो सकती हैं, बट वहाँ पे कोई भी काम नहीं कर रहा। अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे नेबर में है, तो उस मार्केट को भी हमने कोप करने। देखें इंडिया बहुत आगे जा चुका है, इस चीज़ के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, मगर वो इनके ऊपर काम नहीं कर रहे। तो हमने सोचा कि नहीं, हम ये कुछ डिलीवर करेंगे, पाकिस्तान के नाम से करेंगे, कि इक्विपमेंट जो यूज़ होंगी वो हमारे पाकिस्तान के नाम से होनी चाहिए। That's very great. एग्जैक्टली। एंड जिस तरह आप बता रहे हैं ना, बलूचिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी मार्केट है, तो ये बताएं कि इसकी कितनी कॉस्ट होती है, मतलब एक आम आदमी किस तरह से? बेसिकली हमने आज वो बिजनेस के ऊपर बात नहीं करी, हमने ये बात करी कि अवाम तक किस तरह से आप कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। जो प्रोडक्ट उनको बहुत लाखों में मिलता है, वो आप हजारों में किस तरह से उसको हेल्प आउट करता है। एग्जैक्टली। डॉक्टर्स जब या जो भी हॉस्पिटल्स काम करते हैं, उनके ऊपर जो मशीनरी या जो भी XYZ चीज़ें लाते हैं वहाँ पे लगाने के लिए, डेफिनेटली वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। तो इनडायरेक्टली जो इफेक्ट होता है वो हमारे पेशेंट्स के ऊपर जाता है, वो बियर करते हैं। अच्छा। तो उस चीज़ को कोप करने के लिए अब जब हम खुद बनाएंगे तो ऑलमोस्ट 50% में वो चीज़ नीचे आ जाती है, जब हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा। तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आता है उसके ऊपर। अब लेट सपोज एक पेशेंट एक ट्रीटमेंट कर रहा है 1 मिलियन रुपीज़ की, तो वो डायरेक्टली आ जाएगी 5 से 6 लाख रुपए का। अच्छा। मतलब तो बहुत हाफ का फर्क ऑलमोस्ट 50% इफेक्ट हो जाता है इस चीज़ के ऊपर। सही। और जब आपकी फील्ड में कंपेटिटर आ जाएंगे तो फिर इसमें भी और कमी आ जाएगी पेशेंट्स के लिए, अगर बात की जाए तो पॉसिबल है। डेफिनेटली जब एक चीज़ कंपटीशन में आती है तो गवर्नमेंट भी बहुत रिलीफ देती है, अप्रिशिएट करती है वो। तो जिस तरह भी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो हमें गवर्नमेंट ने बहुत अप्रिशिएट किया। नस्ट के साथ अभी हम लॉन्च करने जा रहे हैं कुछ इक्विपमेंट। सही। अच्छा काशिफ, ये बताएं कि जो आपकी मशीन है, इसकी वर्किंग किस तरह से होती है? क्या कोई इसका साइड इफेक्ट भी है? इन मशीनों के साइड इफेक्ट्स नहीं होते, क्योंकि ये डायरेक्ट पेशेंट को हिट नहीं करते। ये जो हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं वो यूज़ करते हैं। अच्छा। ठीक है। पेशेंट नॉर्मली हम मेडिकेशंस के ऊपर चलाते हैं, उसको एक मखसूस स्टेट में लेके आते हैं पेशेंट को। उसके बाद उनके जो भी लेट सपोज फॉलिकल्स उठा के उसके बाद वो मशीन में हम करते हैं। इनक्यूबेटर्स होते हैं, मीडियाज होते हैं, कंज्यूमेबल्स होते हैं, जिसको यूज़ करते हैं, वो डायरेक्ट पेशेंट को हिट नहीं करते। अच्छा। ठीक है। अच्छा, हमारे मुल्क में ना सबसे, आपने सवाल तो नहीं करा? नहीं, अच्छा, हमारे मुल्क में असल में हम इधर उधर मुड़े होते हैं, हमें पता नहीं वो पता नहीं चलता। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला ये है कि इनफर्टिलिटी की अगर बात की जाए तो ना मर्द मानने की कोशिश करते हैं कि मुझ में है, ना खवातीन मानने की कोशिश करती है मुझ में है। एक बड़ा इशू है। कोप अप किस तरह करते हैं आप? दैट इज अ बिग, मतलब ये एक बहुत बड़ा मसला होगा आप लोगों के लिए। सर ये इसकी काउंसलिंग होती है स्पेशल। हमारे जो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट होते हैं वो इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं। अच्छा। अब वो कपल को पहले काउंसल करना होता है, हम उनको इशू डायग्नोस करके बताते हैं कि ये इशू हम फेस कर रहे हैं। अब ये कोई गलत बात नहीं है, XYZ रीज़न हो सकती है, हमारी डाइट हो सकती है, जो हम मेल के हवाले से लेट सपोज बात करें, स्मोकिंग, ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल, इस तरह की बहुत सारी रीज़न हो सकती है। अब अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा और KPK रीजन इफेक्ट हुआ है। क्यों? अफगानिस्तान और KPK रीजन बहुत इफेक्ट है, वहाँ पे ये इशू बहुत ज़्यादा है। क्यों? वहाँ पे रीजन ये कि वहाँ पे 24 घंटे दर्जन होते हैं यार। सर अब वो सिचुएशन नहीं रही। अच्छा। वहाँ पे रीजन ये कि वो बहुत जंग ज़्यादा इलाके, वहाँ पे केमिकल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो चुका है, और वो लोग बहुत फेस करते हैं। अब आप इवन के पेशावर के मार्केट में चले जाएं, आपको आधे से ज़्यादा अफगानी से हम ट्रीटमेंट करते हुए नजर आएंगे। अच्छा। यस। अच्छा काशिफ, ये बताएं कि आपने भी जिक्र किया कि सबसे पहले हम पेशेंट को मेडिकेशन के ऊपर लेकर आते हैं, उसके बाद फिर, तो ये कितना टाइम लगता है, कितना प्रोसेस इसमें टाइम लगता है, पहले मेडिकेशन और फिर डिवाइसेस?
उसमें ये मेडिकेशन और डिवाइसेस तो एक साथ होती है। मेडिकेशंस की दो टाइप्स हैं। एक होते हैं कि अगर लेट सपोज कोई नॉर्मल इशू हो तो सिंपल ऑरल मेडिकेशंस के साथ वो हल हो सकता है, तो डेफिनेटली डॉक्टर वो प्रिस्क्राइब कर लेती हैं, उनके ऊपर पेशेंट को हम ला लेते हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वहाँ पे मेडिकेशंस के ऊपर सिर्फ हम फॉलिकल डेवलप कर सकते हैं, उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने फॉलिकल डेवलप करने, फिर वो फॉलिकल हम कलेक्शन करते हैं, फिर उसके ऊपर एम्ब्रोलॉजिस्ट वर्किंग करते हैं, उनको हम फिर कुछ टाइम के लिए रखते हैं इनक्यूबेटर्स में। ठीक है। उसके बाद हम जो उन कपल होते हैं, जो मेल के स्पर्म होते हैं, उनको हम उसमें इंजेक्ट करते हैं। ये एम्ब्रोलॉजिस्ट का काम होता है। ठीक है। वो करने के बाद फिर उसका हम प्रॉपर एक एम्ब्रियो बनाते हैं। वो एम्ब्रियो उसके बाद हम इम्प्लांट करते हैं मदर में। अच्छा, ठीक है। और ये प्रोसेस कितने टाइम का है? ये अगर हम प्रॉपर स्टार्ट से फॉलिकल से स्टार्ट करें तो इट टेक्स 2 to 3 वीक्स। अच्छा, और 2 to 3 वीक्स में सब कुछ हो जाता है? सब कुछ हो जाने के बाद फिर उसके बाद हम पेशेंट को नॉर्मली। और गजल जब ये इस तरह की बात होती है तो हम काशिफ साहब से ये भी पूछेंगे कि कितना कॉस्टली है? नहीं छोड़ें कॉस्ट को, फतवे शतवे लगते हैं? कुछ टाइम फेस किए हैं। अच्छा। वो उनका सवाल भी अच्छा होता है, वो पूछ लेते हैं। देखिए, सवाल आने चाहिए, उससे इम्प्रूवमेंट होती है। एग्जैक्टली। जब तक सवाल नहीं उठेगा आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो मैं अफगानिस्तान में प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर रहा था, तो सबसे पहले मैं उनके कुछ वहाँ पे लोग थे, उनके थ्रू मेरी चलती रही, उनसे बात चलती रही। जब हम बात करें तो एंड पे ना गवर्नमेंट की तरफ से एक सवाल रेज हुआ। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कोई ऐसा सवाल करें कि आप क्या करते हैं, कौन सी मशीनरी इस्तेमाल करें, क्या करेंगे। उन्होंने कहा शरीयत में किया इसका। अच्छा। एक ही सवाल आया। तो वहाँ पे जो हमारे बिजनेस देते हैं हाफिज साहब को मैंने कहा कि आप ना इनको बता दें कि शरीयत में किया है। अच्छा, तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। वैसे हाफिज साहब ने उन्होंने क्या बताया? हाफिज साहब ने उनको बताया क्योंकि ये सवाल आम आवाम का भी है, आपके बिजनेस का कोर होगा ना, और हमारी आवाम सुनना चाहेगी। बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो चाहते होंगे कि इस तरह की तरफ आएंगे, जो बांझपन का शिकार हैं, तो वो ये चाहते हैं कि हाफिज साहब ने या शरीयत इस हवाले से क्या कहती है। हम जब बीमार होते हैं तो हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। अब शरीयत में लेट सपोज हम कफ सिरप यूज़ करते हैं, उसमें किसी हद तक अल्कोहल भी हो सकता है। डिफरेंट कफ सिरप पे चेक कर सकते हैं आप। बल्कि कफ सिरप की तो शुरुआत ही वहाँ से हुई थी। होती एग्जैक्टली। जब उनका ओरिजिन था, जब वो फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा था। अच्छा, इस सवाल को कंटिन्यू करेंगे। हमारे स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं जी, आप काशिफ से तमाम तर सवालात भी कर सकते हैं। 051-890-1008 यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। फिर दूसरा हम नंबर आपको बता दें, चलें 051-2624946 पे, क्योंकि जो काशिफ बात बता रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। सर, मौली साहब की बात बता रहे थे आप। तो जब हम ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो ट्रीटमेंट में तो हर चीज़ अलाउड है। देखिए, अब कुछ कंट्रीज़ हैं वो एक अलग साइड पे जाती हैं, जस्ट लाइक हम इंडिया की मिसाल ले सकते हैं किसी, और कुछ कंट्रीज़ हैं जिसमें अलाउ है। वैसे लीगल कपल होता है, तो मेरे ख्याल में ट्रीटमेंट में कोई का बात नहीं है। अपना मतलब जब लीगल कपल हो तो हम कर सकते हैं। स्पर्म भी उनके मेल पार्टनर के, फॉलिकल उसके फीमेल पार्टनर के, तो इसमें कोई इशू नहीं है। और ये अब जो गजल सवाल कर रही थी, मैं ये सवाल करना चाह रही थी, क्योंकि देखिए जैसे आपने कहा ना 2 से 3 वीक्स, अब जो हमने कॉल्स का सेशन भी ऑन कर दिया है, इसमें सबसे पहले यही बात आएगी कि 2 से 3 वीक्स तो लग जाते हैं, लेकिन पैसे कितने लगते हैं? डिफरेंट है। मतलब पाकिस्तान में एवरेज आप उठा लें कि ऑलमोस्ट 8 लाख से ट्रीटमेंट शुरू होता है। 7 से 8 लाख से। अब कुछ सेंटर्स ऐसे भी जो 5-6 लाख से भी करते हैं, बट इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। अच्छा। पहले हम IVF करते थे, फिर उसको आजकल हमने मॉडिफाई कर लिया, ICSI कर लिया, उसमें सक्सेस रेशो थोड़ा अच्छा हो जाता है। अब लेट्स जिस तरह मैंने बताया कि बाहर IMSI के ऊपर लोग चल रहे हैं, तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे जाता है, ग्रो करता है। अब जो थोड़ा सा आज भी पुराने टेक्निक्स यूज करते हैं तो उनकी कॉस्ट थोड़ी सी कम होती है। बट ये जो कास्ट आपने बताई है 8 लाख रुपया, आम आदमी लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, कर लेते हैं। ये जिसकी 50,000 रुपया दिहाड़ी है वो किस तरह करेगा? सर, असल में ना कि ये डिजीज़ ऐसी है, कुछ लोग कुछ सेंटर्स ऐसे भी कि आपको जब ट्रीटमेंट शुरू कर लेते हैं तो साथ साथ में वो आपको एक प्लान देते हैं कि आप ऐसे ऐसे पेमेंट करते रहें। ठीक है। उनकी औलाद हर इंसान को चाहिए होती है। एग्जैक्टली, नो डाउट। सही। और अच्छा, ये बताएं कि अभी तक इन इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करके कितना हद तक ये कामयाब ट्रीटमेंट्स हो चुके हैं? इनका जो रेशो है बेसिकली ग्लोबली देखा जाता है, ठीक है, वो आजकल ऑलमोस्ट 32% तक है। अच्छा, यस। और 32% केसेस कामयाब हुए हैं, अब एम्ब्रियो बनाना और 68% नाकाम हुए हैं। हाँ। अच्छा, अब हम एम्ब्रियो बना लेते हैं, वो इम्प्लांट कर लेते हैं। अब वो मदर पैड के जो के अंदर वो सर्वाइव कर सकता है या नहीं कर सकता, ये एक अलग सिचुएशन है। सही। और अगर वो एम्ब्रियो आपने बना लिया, एम्ब्रियो इम्प्लांट कर दिया, वो सर्वाइव करे ना करे, दे हैव टू पे एग्जैक्टली व्हाट द प्रोसेस यू आर टेलिंग, उसके लिए उनको अच्छा, कोई जो अभी आपने रेशो बताई 32% और 68% ऐसी रेशो है जो नाकाम हुए, इसकी कोई ख़ास वजह है या फिर कोई अलग से फैक्टर्स हैं? एज फैक्टर,
फॉर अ फीमेल पार्टनर, ठीक है। सबसे बड़ी हो सकती है। अब मेल पार्टनर के लिए हो सकता है, लेट्स सपोज कि जैसे वो एजोस्पर्मिया है, तो उनके लिए हम बायोप्सी एडवाइस करते हैं। बायोप्सी में भी कभी हम स्पर्म नहीं मिल जाते, कभी मिल जाते हैं, बहुत वीक होते हैं, ठीक। क्वालिटी ऑफ स्पर्म हम देखते हैं। उसके बाद फॉलिकल्स बनते हैं, तो फॉलिकल्स की भी क्वालिटीज़ होती हैं कि कितने मैच्योर हुए, कितने में। अब वही जो आपने पहले बात की कि हम थोड़ा सा इसमें ना वो झिझक महसूस करते हैं ट्रीटमेंट करने में, ज़्यादातर डायरेक्ट ओपनली डॉक्टर को बताते नहीं हैं, या घर में बैठे होते हैं, जाते नहीं है डॉक्टर के पास। जाना चाहिए। वैसे ये मेडिकली एडवाइस करते हैं कि मतलब अगर शादी है, मतलब 2 साल के बाद, 3 साल के बाद अगर नहीं कंसीव हो रहा, तो आप एक दफ़ा लाजमी चेक करा लें, के साथ कंसल्ट कर लें। इस मामले में अर्ली एजेस में होता है तो बहुत अच्छे चांस होते हैं। पेशेंट ऑफ सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन ऑफ पेशेंट जो है, अगर आपकी अच्छी है, आपके पास अच्छा पेशेंट है, तो आपका सक्सेस रेशो बहुत अच्छा होगा। अब मैंने जहाँ पे पहले काम किया था, मैं प्रोफेसर डॉक्टर गजाला बशीर के साथ, मैं उनका नाम लाजमी लूँगा, ये सारा कुछ मैंने उनसे सीखा है। ठीक है। अच्छा, आपने जिस तरह बताया ना स्टार्ट पे जब इन्होंने डिबेट स्टार्ट की, तो कुछ चीज़ें केमिकल इफेक्ट करता है। हसनैन, सॉरी टू कट यू, ये आप अपना सवाल बाद में कंटिन्यू करना। हमारे पास हमारी एक रेगुलर कॉलर है, अस्मा कराची से मौजूद है। अस्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी, हसनैन भाई को भी, और आपके गेस्ट को भी। और माशाल्लाह से गजल, सबसे पहले मुझे आपके ड्रेस की तारीफ करनी है, बहुत प्यारी लगी है माशाल्लाह से जी। और मैं आपके जो गेस्ट आए हैं, मैं सर से ये सवाल पूछना चाहूंगी गजल कि इन्होंने कहा है कि ये अफगानिस्तान में और आज़रबाईजान में ये अपना बिजनेस कर रहे हैं, इसके अलावा भी किसी मुल्क में वर्ल्ड वाइड इनकी प्लानिंग है कि इसको एक्सपेंड करें इस काम को? तो ये प्लीज कुछ बताएं इस बारे में। और उनका आज़रबाईजान का कैसा जा रहा है, बैरून मुल्क ये काम कैसा चल रहा है इनका? थैंप यू सो मच अस्मा फॉर कॉलिंग। ये बिजनेस की पूछ रही है जी हाँ, प्लान है हमारा बिल्कुल। अच्छा, दुबई वेरी नियर फ्यूचर में सही मैं विजिट करूंगा इंशाल्लाह। अभी तो वहाँ पे हमारा प्लान है दुबई में। दुबई के बाद हमारा मेरा प्लान है यूएसए। राजा शौकत साहब हमारे साथ मौजूद। राजा साहब, सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सुबह खैर, मेहमान को भी वेलकम। डॉक्टर एरियन का बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है जी, उन्होंने दिया है लोगों के लिए, लोगों में बड़ी परेशानी है। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे कजन है, उनका ट्रबल में है, आपसे रास्ता किया जा सकता है, काम किया जा सकता है? वो आप अभी मैं पीसीआर को कहता हूँ, तो काशिफ साहब का नंबर आपको भेज देते हैं। काशिफ साहब से आप इनके नंबर पे, अवैस साहब इनको नंबर दे दीजिएगा जी। चलें जी, वो क्योंकि थोड़ा सा लोग फील करते हैं, शायद फील करते हैं कुछ सवाल ऑन करने। अच्छा सर, 30 सेकंड हमारे पास स्मोकिंग के हवाले से आपने बात की थी और केमिकल्स के हवाले से। स्मोकिंग कितना इफेक्ट करती है स्पर्म्स? एक्सेसिव स्मोकिंग बहुत इफेक्ट करती है। अच्छा, अल्कोहल भी। अच्छा, अल्कोहल भी। यस। अस्मा का सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा। अस्मा दे दिया था इन्होंने। अच्छा, दे दिया था। ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन हज़रात, काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि एक ऐसे इशू के हवाले से बात कर रहे थे जो कि सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, पूरी दुनिया का इशू है, और ये पूरी दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है। ख़वातीन हज़रात, आज की सुबह की सोच से मुझे, गज़ल को, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।